Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 52, Direct and Indirect, Part 1, An Introduction to Direct and Indirect. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई बहस, और इस बहस में हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या माना है, इसका क्या मतलब है, इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम क्यों सीखते हैं, या ये कि इसे क्यों पढ़ाया जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाने की दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इसकी ज़रूरत आपको अंग्रेज़ी स्ट्रक्चर को समझने में पड़ेगी, ठीक, ये बड़ी वजह है। दूसरी वजह यह है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने की कि ये ग्रामर का बहुत ही अहम हिस्सा है, और बाकायदा तौर पर क्वेश्चन आते हैं, सवालात आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। बस औकात आपको 10 नंबर के मिल सकते हैं, 15 नंबर के मिल सकते हैं, 5 नंबर के। तो आपको इम्तहान में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसको समझने के लिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाने की ये दो बुनियादी वजूहात हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट असल में अंग्रेज़ी ज़ुबान में किसी कही गई बात को जब हम दोबारा उसको कहना चाहते हैं, उस वक्त हम डायरेक्ट रास्ता अपनाते हैं या इनडायरेक्ट रास्ता अपनाते हैं, ठीक है। तो किसी की कही गई बात को अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम दोबारा उसको जब कहना चाहते हैं तो उसके दो तरीक़े होते हैं। पहले को हम डायरेक्ट कहते हैं और दूसरे को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट का मतलब आप जानते हैं सीधा, ठीक, और इनडायरेक्ट का मतलब सीधे नहीं बल्कि उसके बिलमुखालिफ। ओके, तो इनके नाम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका क्या माना है, इनका क्या मफहूम है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट का क्या माना है, इसका क्या मफहूम है, या डायरेक्ट किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट कहते हैं कि बात करते वक्त किसी की बात को हूबहू नकल कर देना, ये डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी सामने वाले ने जो बात कही है, सामने वाले ने जो बात कही है उसकी बात को एज इट इज़ नकल कर देना, जिस तरह से उसने कहा है उसी तरह से अगर आप उसको नकल कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच जब आप बोलेंगे तो उसमें जो कही गई बात है, जो मकूला है, उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, ठीक। यानी सामने वाले की बात को जब आप हूबहू नकल करेंगे तो उसको आप कहाँ रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान रखेंगे। ओके, जैसे कि है राशिद टोल्ड मी, राशिद ने मुझसे कहा, राशिद ने जो कहा था उसने हूबहू नकल कर दिया। हिज फादर इज़ लिविंग इन कतर, तो हिज फादर इज़ लिविंग इन कतर, ये राशिद ने बात कही थी आपसे, ठीक है। तो आपने उसकी बात को इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, और जैसा उसने कहा था हिज फादर इज़ लिविंग इन कतर, उसी तरह से आपने इसको कह दिया है। ओके, एक और मिसाल देखें, माई फादर सेड या टोल्ड आई एम गोइंग टू कानपुर,
तो आपके वालिद साहब ने आपसे कहा था आई एम गोइंग टू कानपुर, तो आपने हु बहू उनकी बात को नकल कर दिया है। ठीक है, हिज फादर इज लिविंग इन कतर, ये राशिद ने कहा था, और आपके वालिद साहब ने जो कहा था आपने इसको भी आई एम गोइंग टू कानपुर हु बहू यहाँ पर आपने नकल कर दिया है। आई एम गोइंग टू कानपुर आपने हु बहू नकल कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आपने दोनों को इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। ओके, तो ये आपका क्या है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। ओके, यानी आपने डायरेक्टली सीधे तौर पर हु बहू जो उसने कहा था आपने यहाँ पर नकल कर दिया है। ओके, तो इसी को हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब होगा कि किसी की कही गई बात को हूबहू नकल ना करना, बल्कि उसको अपने अल्फाज में नकल कर देना। ठीक है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन का नाम भी देते हैं। ओके, तो अगर आप किसी की बात को हूबहू नकल करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अगर आप किसी की बात को हूबहू नकल नहीं करते हैं बल्कि अपने अल्फाज में बयान करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे कि राशिद टोल्ड मी, राशिद ने मुझसे कहा हिज फादर इज लिविंग इन कतर, उसके वालिद साहब कतर में रहते हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच था, आपने डायरेक्टली जैसा उसने कहा था आपने हूबहू नकल कर दिया है। ठीक है, अब इसी को अगर आप इनडायरेक्ट वे में कहें तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे राशिद टोल्ड मी डैट हिज फादर वाज लिविंग इन कतर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे चेंजेस आपने किए। पहली बात तो ये कि आपने यहाँ से कॉमा हटा दिया, यहाँ पे कॉमा नहीं है, आपने इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा दिया इसमें, और यहाँ पर आपने डैट का भी इजाफा किया। और एक बात और कि यहाँ पर वाज का इस्तेमाल किया जबकि यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया आपने। तो यही जो आपने कुछ चेंज किया है इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और ये क्यों चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, इसका अपना रूल है, जिस रूल को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर हम एक ही दिन में पढ़ा दें तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे कि यहाँ पर वाज क्यों आया, यहाँ पर डेट क्यों आया, और यहाँ से कॉमा वगैरह क्यों हटा। तो इनका अपना रूल है, इनका अपना सिस्टम है जिनको हमें फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका डायरेक्ट है, आपने हूबहू नकल कर दिया हिज फादर इज लिविंग इन कतर। दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच है डेट हिज फादर वाज लिविंग इन कतर। ओके, तो ये बुनियादी फर्क है दोनों में। आगे चलते और हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट स्पीच के कुछ उसूल ज़वाबित हैं। डायरेक्ट स्पीच के कुछ उसूल ज़वाबित हैं जिनको हमें फॉलो करना है। पहली चीज़ जिसको हमें ध्यान में रखनी वो ये है कि जो शख्स बात कर रहा है उसको हम स्पीकर कहते हैं, यानी जो बताने वाला है, जो कहने वाला है उसको हम स्पीकर कहते हैं। उसकी बात को जिस फेल से शुरू किया जाता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, और उसकी कही भाई उस बात को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये तीनों आपको हमेशा सुनने को मिलेंगे। तो स्पीकर किसे कहेंगे, स्पीकर कहते हैं जो बात बतलाने वाला, जो कहने वाला है। ठीक, और रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे, वो बात कहने के लिए जो वर्ब लाता है, जैसे सेड, टोल्ड, इनको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बात कही गई उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये तीन टर्मोलॉजी है, ये तीन मुस्तलाहात हैं, इनका जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इनको बार बार सुनने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो स्पीकर जो बात खबर देने वाला है या बोलने वाला है, रिपोर्टिंग वर्ब वो किस वर्ब के ज़रिए बतला रहा है आपको, और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि क्या बात कह रहा है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये बुनियादी हिस्सा होता है डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का। ठीक, दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है डायरेक्ट स्पीच में वो ये है कि इसमें हम कहने वाली की बात को हूबहू नकल करेंगे, यानी उसमें कुछ भी नहीं बदलेंगे, जैसा सामने वाले ने कहा था हम हूबहू उसको नकल कर देंगे। ठीक, अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कही गई बात को हम इनवर्टेड कॉमा के दरमियान रखेंगे, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्ट का मतलब होता है बतलाना, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब बतलाई गई बात, तो यानी वही कही गई बात। तो जो कही गई बात है उसको हम कहाँ रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में। कब, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक, उसकी बात को हम इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, ये डायरेक्ट स्पीच में आपको ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक बात वाज़ेह होनी चाहिए, वो ये है कि इन्वर्टेड कॉमा में जिस जुमले को हम लिख रहे हैं उसके पहले लफ्ज़ को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जब भी कोई इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो ये अलग जुमला हो जाता है। ठीक है, गोया कि यहीं से जुमले की शुरुआत होती है। तो जब भी आप कोई चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान लिखें
तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि उसके पहले लेटर को, उसके पहले हर्फ को आप कैपिटल में लिखें। ये चौथी बात है जिनका आपको ध्यान में रखना है डायरेक्ट स्पीच लिखते हुए। बोलने में ज़्यादा सी बात है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिखने में पड़ेगी। एक चीज़ आपको ध्यान में और देनी है, वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर बता चुका हूँ कि किस वर्ब का वो इस्तेमाल कर रहा है बात कहने के लिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें, ये 5 रूल आप जहन में रखें, फिर हम अभी आपको मिसालों के साथ समझाएंगे। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, ये 5 बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला ये कि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे स्पीकर। स्पीकर का मतलब होता है जो बात कहने वाला होता है, उसको स्पीकर कहते हैं। उसी में रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जिस वर्ब का इस्तेमाल करता है वो बात कहने के लिए, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच, जो बात कहा है या उसने जो बात कही है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में यानी डायरेक्ट स्पीच में हम कुछ भी तब्दीली नहीं करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच को यानी कही गई बात को हम इनवर्टेड कॉमा में रखेंगे। इसी तरह से जो नोटेड कॉमा के दरमियान आपने बात कही है उसके पहले लेटर को हम हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। 5वीं चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये 5 चीज़ें आप जहन में रखें। अब आइए मिसाल देते हैं आपको। जैसे कि कोई इंसान है, मान लीजिए आपका भाई है, कोई भी है, वो आपसे कह रहा है टुमारो आई विल गो टू लखनऊ। टुमारो आई विल गो टू लखनऊ, एक बात कही किसी ने, ठीक, आपसे। अब आप उसकी बात को किसी और से कहना चाहते हैं, आप उसकी बात को किसी और से कहना चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके होंगे, या तो आप डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें। डायरेक्टली कहेंगे तो ये सारे 5 ना मान के 4 मान के चले, क्योंकि वो पहला वाला हिस्सा है इसके, तो 5 भी मान लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपको यहाँ पर 5 चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि आपका भाई था, मान लीजिए उसने कहा आपसे, सिर्फ उसने कहा टुमारो आई विल गो टू लखनऊ, उसने कह दिया। अब आप उसकी बात को, अपने भाई की बात को किसी और से कह रहे हैं, अपने दोस्त से कह रहे हैं, तो आप कैसे कह देंगे? आप कहेंगे ना मेरे भाई ने मुझसे कहा, आप कहेंगे ना मेरे भाई ने मुझसे कहा, क्या कहा? टुमारो आई विल गो टू दिल्ली, आई एम सॉरी लखनऊ। मान लीजिए आपने मुझसे कहा, तो आप कैसे कहेंगे इसको? आप यही कहेंगे ना, माई ब्रदर टोल्ड मी, मेरा भाई ने मुझसे कहा, ये मेरा भाई मुझसे कह रहा था, क्या कह रहा था? टुमारो आई विल गो टू लखनऊ। ठीक, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाया, क्योंकि आपने उसकी बात को हूबहू नकल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टर कौन होगा? आपका माई ब्रदर होगा। ओके, और रिपोर्टिंग वर्ब कौन होगा? सैड होगा। यानी मैं या जो आदमी बता रहा है उसने सैड का इस्तेमाल किया, तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सैड रिपोर्टिंग वर्ब। और इसका तीसरा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो कुछ उसने कहा था उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ओके, तो रिपोर्टिंग पर्सन या रिपोर्टर ये आपका माई ब्रदर हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच ये आपका ये वाला हिस्सा हो गया जो उसने कहा था। यही कहा था ना टुमारो आई विल गो टू लखनऊ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टुमारो आई विल गो टू लखनऊ, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो ये 3 वर्ड ऐसे जिनको आप बार बार सुनेंगे, इसलिए आप अपनी जहन में बिठा लें। ठीक, एक बात, पहली बात हो गई, हमने पार्ट को जान लिया। अब मैंने क्या बताया था कि कही गई बात को हम हूबहू नकल कर देते हैं डायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने जो कहा था टुमारो आई विल गो टू लखनऊ, आपने हूबहू नकल कर दिया है। ये दूसरी बात हो गई, कोई तब्दीली नहीं की आपने। तीसरी बात जो मैंने कही थी वो क्या थी? तीसरी बात थी कि हम कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। आप देख सकते हैं हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। तीसरी बात हो गई कि नहीं हो गई? चौथी बात मैंने क्या बताई थी? चौथी बात मैंने बताई थी कि डायरेक्ट स्पीच में जब हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो उसके पहले वाले लेटर को कैपिटल में लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कैपिटल में लिखा। ओके, ये आपकी चौथी बात हो गई। 5वीं बात मैंने क्या बताई थी? 5वीं बात मैंने बताई थी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये पूरा, अगरचे सिर्फ यही हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन इसी से मुताल्लिक है तो इसी का हिस्सा माना जाएगा, तो इस पूरे को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो मैंने क्या बताया था? 5वीं चीज़ जो मैंने बताई थी वो ये थी कि हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया।
तो जो सारी बातें मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच में अभी बताई थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पर, या वो सारी चीज़ों को, या उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर लागू किया। आप खुली आंखों से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया कि आप किसी की बात को हूबहू नकल कर रहे हैं। ओके, ये टुमारो आई विल गो टू लखनऊ, ये आपका एक तरीका हुआ। क्या ये आपका एक तरीका हुआ कि आपने उसकी बात को हूबहू नकल कर दिया डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, एक तरीका और हो सकता है कि हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करें। एक तरीका आपने हूबहू नकल कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, दूसरा तरीका जिसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं, और मैंने इनडायरेक्ट की तारीफ आपके सामने रखी थी। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं जिसमें हम किसी की बात को अपने अल्फाज में बयान करें, हूबहू नकल ना करें। तो दूसरा तरीका है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली चीज़ ये कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या बताया? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं जो कुछ बात कही गई है, जैसे आई विल टुमारो आई विल गो टू लखनऊ, तो रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं। ओके, आगे एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के जुमले के पहले वाले लफ्ज़ के पहले हर्फ को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, इल्ला या कि जिसका कैपिटल में लिखना ज़रूरी हो। हमने क्या पढ़ा था उसमें? डायरेक्ट में पढ़ा था कि रिपोर्टेड स्पीच के पहले लेटर को हम कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा। जब आप किसी चीज़ को इनडायरेक्ट वे में कहेंगे तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसके पहले लेटर को स्मॉल में लिखेंगे, ना कि कैपिटल में। क्यों? क्योंकि आपने नोटेड कॉमा हटा दिया है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि लिखना ज़रूरी है, जैसे कि नाम ही आ जाए किसी का, जैद आ जाए, तो जाहिर सी बात है उसको आप स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, हम जनरली सीखेंगे कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोई बात कहेंगे तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो बात कही गई है, उसको हम कैपिटल में नहीं बल्कि स्मॉल से शुरू करेंगे, इल्ला ये कि कैपिटल में लिखना ज़रूरी हो जाए तो अलग बात है। ओके, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये 3 बुनियादी ऐसी तब्दीलियां जिनको हमें करना ही है। और एक बात और है कि इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ यही 3 तब्दीलियां नहीं होती हैं, बल्कि किस तरह का जुमला है, किस तरह का जुमला है इसका एतबार करते हुए, यानी मुस्बत जुमला है, रिपोर्टेड स्पीच मुस्बत है या सवालिया है या सवालिया उनफी क्या है, किस तरह का जुमला है, इस चीज़ का लिहाज करते हुए हम उनको फॉलो करेंगे। अलग अलग तब्दीलियाँ होती हैं, लेकिन ये जो 3 तब्दीलियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लाजमन हर जुमले में होंगी, लेकिन आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि कुछ तब्दीलियाँ और होती हैं, सिर्फ यही 3 नहीं है। चूँकि हम आज ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, तो इसलिए हम आपको इस तरह बता रहे हैं। ठीक है, अलबत्ता इसके अलावा भी तब्दीलियाँ होती हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर मैं आपको आज ही बता दूं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा समझना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, ये 3 ऐसी तब्दीलियाँ जिनको आपको करना ही करना है, किसी भी तरह का जुमला हो। ओके, अब इसकी मिसाल देखें। डायरेक्ट स्पीच में आपने कैसे कहा था? आपने कहा था माय ब्रदर सेड टू मी टुमारो आई विल गो टू दिल्ली। आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को फॉलो किया जो मैंने बताया था। ठीक, ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसी को अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में कहें तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माय ब्रदर टोल्ड मी डैट टुमारो ही वुड गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट स्पीच का लिहाज करें तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी कि कही गई बात में हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ठीक, दूसरी बात, कही गई बात को रिपोर्टेड स्पीच को नोटेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, आपने देख लिया। ठीक, और इसके कैपिटल से शुरू करेंगे, आपने कैपिटल से शुरू किया। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे, आपने कॉमा इस्तेमाल किया। तो आपने जो कुछ डायरेक्ट स्पीच में पढ़ा था आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जो मैंने बताया अभी 3, वो यहाँ पर हमने फॉलो किया। तो इनडायरेक्ट स्पीच की तारीफ क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच की तारीफ ये है कि हम इसको अपने अल्फाज में बयान करके बात को पेश करते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि यहाँ पर कई सारी तब्दीलियाँ होती हैं, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ ऐसी हैं जिनको हम लाजिमन करेंगे।
ठीक है, तो वो जो लाजमी तब्दीलियाँ मैंने आपको बताई 3। पहली तब्दीली मैंने क्या बताई? पहली तब्दीली मैंने आपको बताई थी कि इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। पहली तब्दीली दिख गई आपको। दूसरी तब्दीली मैंने क्या बताई थी? दूसरी तब्दीली मैंने बताई थी कि इसको हम कैपिटल से शुरू नहीं करेंगे, कही गई बात को, यानी रिपोर्टेड स्पीच को हम कैपिटल से शुरू नहीं करेंगे बल्कि स्मॉल से करेंगे। और यहाँ पर कोई लाजमी चीज़ नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी का नाम होता तो हमें लाजिमन यहाँ पर कैपिटल ही लिखना पड़ता। तो ये दूसरी तब्दीली आपको यहाँ पर दिख गई। तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेट टू मी है, उसके बाद हम कॉमा जो होता है डायरेक्ट स्पीच में उसको हटा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हटा, यहाँ पर किसी तरह का कोई कॉमा नहीं है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि तीनों तब्दीलियाँ यहाँ पर पाई गई। अलबत्ता इनमें कुछ और भी तब्दीलियाँ की गई, जैसे कि यहाँ पर सेट टू मी था, यहाँ पर आपने टोल्ड मी कर दिया। यहाँ पर डेट नहीं था, यहाँ पर आपने डेट का इजाफा किया है। यहाँ पर डेट नहीं है, यहाँ पर आपने डेट का इजाफा किया है। ठीक है, यहाँ पर आई था लेकिन यहाँ पर आपने ही कर दिया है। यहाँ पर विल था, यहाँ पर आपने वुड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ की हैं, लेकिन हम इस पर फोकस नहीं करेंगे अभी। क्यों? क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बस अभी आपको फोकस क्या करना है, हमें फोकस क्या करना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी भी तरह का जुमला हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, किसी भी तरह का जुमला हो, उनमें हम लाजमी तौर पर ये तब्दीलियाँ करेंगे। वो तब्दीलियाँ 3 थी। पहला, रिपोर्टेड स्पीच से हम इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, हमने हटा दिया। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब से हम कॉमा हटा देंगे, हमने हटा दिया। तीसरा, हम रिपोर्टेड स्पीच को स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, हमने यहाँ पर फॉलो किया। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। अब आगे इंशाल्लाह धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमने डेट क्यों कहा, यहाँ पर हमने टोल्ड क्यों कहा, यहाँ पर हमने ही क्यों कहा, यहाँ पर हमने उड क्यों कहा। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में एक कॉन्सेप्ट, एक नज़रिया, एक ख्याल, एक फ़िक्र आपके जहन में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और यहीं पर आज का ये हमारा सबक ख़त्म हुआ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के तारुफ के बारे में था, या आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? आज के सबक में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है। तो इसकी 2 बुनियादी वजूहात मैंने बताई। पहली वजह यह है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ताल्लुक इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश के स्ट्रक्चर से होता है। बहुत सारे जुमले आपको मिलेंगे अंग्रेज़ी में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होंगे। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें इसका पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी वजह इसको पढ़ने की यह है कि ये ग्रामर का बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ तक कि आपको मिलेगा कि ऊंची ऊंची क्लासों में ये चीज़ पढ़ाई जाती है, यानी हाई स्कूल, इंटर में ये चीज़ पढ़ाई जाती है और वहाँ के बच्चे भी समझ नहीं पाते हैं। ये इतना अहम चैप्टर है और बाकायदा ये इम्तहान में पूछा जाता है, बाकायदा इसका एक सवाल आता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो जब आप इसको हमारे साथ पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ भी आपसे पूछ लिया जाएगा आप उसको आसानी के साथ हल कर लेंगे। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किससे कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अक्सर में हम कहते हैं या इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, जब हम किसी की बात को नकल करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी ने हमसे कुछ कहा, अब उसकी बात को हम किसी दूसरे से कहना चाहते हैं, तो अंग्रेजी में उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट का। डायरेक्ट किसे कहते हैं कि आप किसी की कई बात को हूबहू नकल कर दें, यह पहला तरीका हुआ डायरेक्ट स्पीच का। दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट स्पीच का, यानी किसी की कही गई बात को हम हूबहू नकल ना करें बल्कि अपने अल्फाज में नकल करें, और यही तारीफात है इनकी। ठीक है, डायरेक्ट किसे कहेंगे? डायरेक्ट कहेंगे कि किसी की बात को हूबहू नकल कर देना, यह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसको हम डायरेक्ट नरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो कही गई बात है उसको हम डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के ज़रिए लिखेंगे। ओके, दूसरा जो तरीका है किसी की बात, कही गई बात को दूसरे से कहने के लिए, इसको दोहराने के लिए, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच की तारीफ क्या होगी? इसकी तारीफ ये होगी कि किसी की कही गई बात को हम हूबहू नकल ना करके अपने अल्फाज में नकल करें। लेकिन अपने अल्फाज में नकल करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ले आए, बल्कि उनका अपना सिस्टम है, फार्मूला और रूल है, उनको आपको फॉलो करना होगा, जिनको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ाएंगे। ओके, आगे हमने आपको बताया था कि कुछ बुनियादी चीज़ें जिनको हमें जहन में रखना है डायरेक्ट में। पहली चीज़ कि डायरेक्ट
में जो जुमला होगा उसके 3 पार्ट होंगे। पहले को हम स्पीकर कहेंगे, स्पीकर का मतलब हो जो खबर देने वाला होता है। दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, जिस यानी खबर देने के लिए वो जो वर्ब इस्तेमाल कर रहा है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और कही गई बात रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी, जैसे कि मैंने आपको मिसाल देती हूँ वहाँ पर। तो ये एक हिस्से होंगे जो बात होगी डायरेक्ट में, और यही चीज़ इनडायरेक्ट में भी होगी। यही चीज़ इनडायरेक्ट में होगी, गरचे मैंने वहाँ पर नहीं बताया था, लेकिन यही चीज़ इनडायरेक्ट में भी होगी। इसके अलावा डायरेक्ट में कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना है। पहली चीज़ है कि हम कहने वाली की बात को हूबहू यानी जैसा उसने कहा था वैसा ही नकल कर देंगे, कुछ तब्दीली नहीं करेंगे। दूसरी तब्दीली यहाँ गरजे 3 है, लेकिन यहाँ पर हमने चूंकि एक वहाँ पर मुराद ले लिया इसलिए यहाँ पर 3 है, वरना तब्दीली की बात करें तो दूसरी तब्दीली होगी। वो ये है, या दूसरा जो नुक्ता जिसको हमें नजर में रखना वो ये है कि कही गई बात जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं उसको हमें नोटेड कॉमा में रखना होगा। और यहाँ पर एक बात जो वाजे करनी है वो ये है कि नोटेड कॉमा में जो आप लिख रहे हैं उनको हम किस में लिखेंगे, उनकी शुरुआत हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे या करेंगे। ओके, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। और इन सारी चीज़ों को मैंने मिसालों के साथ वाजे किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको वहाँ पर समझ में आया होगा। दूसरा जो तरीका है वो इनडायरेक्ट स्पीच का तरीका, और इनडायरेक्ट स्पीच में भी अब इसका अपना स्पीकर होता है और रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होती है, अगरचे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सारी तब्दीलियाँ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक खाके के तौर पर मैंने 3 तब्दीलियों का तज़किरा किया। पहली तब्दीली क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमे का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरी तब्दीली क्या है, रिपोर्टेड स्पीच यानी जो बात कही गई है उसको हम इनोटेड कॉमा में नहीं लिखते बल्कि इनोटेड कॉमा हटा देते हैं, कब, इनडायरेक्ट स्पीच में। तीसरी बात जो है वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच को हम डायरेक्ट में जब लिखते थे तो कॉमा के दरमियान लिखते थे और उसको हम कैपिटल में लिखते थे, यानी कैपिटल से शुरू करते थे। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको कैपिटल से नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी शुरुआत हम स्मॉल लेटर से करेंगे, इल्ला या कि लिखना ज़रूरी हो जाए तो अलग बात है। तो ये 3 जो है तब्दीलियाँ ऐसी हैं जिनको लाजिमन आपको हर जुमले में करना है। अलबत्ता इनके अलावा कुछ और तब्दीलियाँ जिनको इंशाल्लाह हम धीरे धीरे करके एक एक करके सीखेंगे। ओके, और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक फ़िक्र आपके जहन में आ गया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, हम क्यों पढ़ते हैं, ये है क्या चीज़। ओके, अब इंशाल्लाह तफसील के साथ हम एक एक करके पढ़ेंगे। और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। और चूंकि हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है जिसके लिए हम होमवर्क करें, इसलिए आज हमारे पास कोई होमवर्क नहीं। इंशाल्लाह हम जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर होमवर्क भी लेंगे। और इसी के साथ आज का ये हमारा सबक इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट ख़त्म हुआ, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का तारुफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।